मैं राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र नागरिक। यहाँ पर आज का विषय है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत आज का लेक्चर आधारित है जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी उपाय के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो जानिए यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी उपाय के बारे में भारत में। तो आइए बात करते हैं। आप सभी का अपना भारत प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए देखिए जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी उपाय। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ष 1938 1938 सबसे पहले वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिनसे वर्ष 1940 में राधा कमल मुखर्जी 1940 में राधा कमल मुखर्जी ने इन्हीं के नेतृत्व में जनसंख्या पर एक उप समिति का गठन किया गया। इस उप समिति ने जनसंख्या रोकने के लिए आत्म संयम, विवाह की आयु बढ़ाना तथा संतति निग्रह और चिकित्सालय आरंभ करने का सुझाव दिया। स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात स्वाधीनता पश्चात वर्ष 1952 में भारत सरकार ने जनसंख्या नीति समिति का गठन किया। यहाँ पे परिवार नियोजन के कार्यक्रम अपनाने के संदर्भ में भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जहां परिवार नियोजन की धारणा को मूर्त रूप दिया गया। इस समिति ने एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव दिया जो प्रकृति, महिला, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा गरीबी के पक्ष को मूल रूप में भारत यहाँ पे धारण करना, तो मूल रूप में धारण करती हो। वर्ष 1953 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन शोध और योजना समिति का गठन किया। फिर वर्ष 1956 में सरकार ने एक केंद्रीय संस्था के रूप में केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड का गठन किया, जिस पर परिवार नियोजन की नीति के क्रियान्वयन का दायित्व डाला गया। आगे बात करते हैं वर्ष 1960 के दशक तक जनसंख्या की नीति वृद्धि को, यहाँ पे जनसंख्या तो कह सकते हैं 1960 के दशक तक जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए कठोर नीति नहीं अपनाई गई थी। वर्ष 1971 की बात हो तो वर्ष 1971 में संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया। तो कौन सा एक्ट पारित किया? वर्ष 1971 में संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया तथा गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की। परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि इसकी दर को मंद करना, यहाँ पे जन स्वास्थ्य के मानव स्तरों में सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाना इत्यादि इसके प्रयास किए गए। तो यहाँ पे इस योजना के तहत तो यहाँ पर बात हो रही है भारत में जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी उपाय। अब यहीं पे आगे बात करते हैं प्रथम जनसंख्या नीति की। तो यहाँ पे प्रथम जनसंख्या नीति जानिए। इससे यहाँ पर इन चरणों के बाद वर्ष 1976 में भारत सरकार ने प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे इस प्रकार जानिए पॉइंट। तो पहला बिंदु यहाँ पर विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई। पुरुषों के लिए 21 वर्ष तथा महिलाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई। बिंदु महिला शिक्षा पर अधिक बल देना। बिंदु जो राज्य परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सक्रिय कार्य करे उन्हें केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देना। जैसे पॉइंट देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए
मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण के सुरक्षित तथा सुविधापूर्ण वैज्ञानिक उपायों के लिए गहन अनुसंधान यहाँ पे अनुसंधान किया जाना और यहाँ पे नसबंदी जैसी तकनीकों के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देना जो भविष्य में भी जनसंख्या नियंत्रण की गारंटी देते हैं। अब यहीं पे वर्ष 1952, तो ये हो गया उपाय, महत्वपूर्ण बिंदु बताया यहाँ पे। अब यहीं पे वर्ष 1952 1952 से वर्ष 1976 1976 तक इसके जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोणों को प्रायः कैंप दृष्टिकोण कहा जाता है। कैंप दृष्टिकोण कहा जाता है। कब से? तो वर्ष 1952 से लेकर के 1976 तक। आगे इस चरण की सीमा यह रही कि इसमें सीधे सीधे परिवार नियोजन पर बल दिया गया जिसे भारत की जनसंख्या जनता सहजता से स्वीकार नहीं कर सकी। और यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अत्यंत क्षति पहुंची। आपातकाल के दौरान सरकार ने जोर जबरदस्ती से परिवार नियोजन की चिकित्सकीय पद्धतियों का उपयोग किया जबरन। यहाँ पे इससे आंकड़ों में सफलता का प्रतिशत तो बढ़ा, किंतु देश भर में इस कार्यक्रम के प्रति एक तीव्र सामाजिक असंतोष पैदा हुआ। अब यहाँ पर यह असंतोष क्यों पैदा हुआ? अब जाहिर सी बात है, बिना शिक्षा दिए ज्ञान बढ़ाए, उस समय शिक्षा साक्षरता काफी निम्न थी। अचानक में इस योजना को लागू कर दिया गया, लोगों के ऊपर थोप दिया गया। आगे कठोरता पूर्व, तो यहाँ पे कठोरता पूर्वक सरकारी नसबंदी कार्यक्रम व्यक्ति के चयन की स्वतंत्रता के विरुद्ध है तथा उनके शोषण का कारण भी बनी। आगे वर्ष 1976 के बाद वर्ष 1999 तक के समय में कोई निश्चित जनसंख्या नीति तो नहीं है, किंतु जनसंख्या की समस्याओं के संबंध में एक दृष्टिकोण अवश्य है। जैसे वर्ष 77 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल कर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। तो कब? 1977 में। आगे तो यहाँ पे इस पूरे दौर में यह माना गया कि परिवार नियोजन के स्थान पर यदि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए तथा मां और बच्चे दोनों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर सामान्य व्यक्ति को विश्वास दिलाया जा सके तो जनसंख्या स्वतः कम होने लगेगी। इस दौर में भी गर्भ निरोधकों आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया तथा इस संबंध में दो बातें विशेष रूप से मानी गई। तो यहाँ पर जैसे पहली बात है, जनसंख्या नियंत्रण के कई प्रकार के वैज्ञानिक उपाय उपलब्ध हो तथा लोगों को उनकी जानकारी दी जाए ताकि वे अपनी स्थिति तथा इच्छा के अनुरूप चयन कर सकें। दूसरी बात है, इस कार्यक्रम तो यहाँ पे इस कार्यक्रम तथा विचार के संबंध में समाज में संकोच की भावना को देखते हुए यह भी महसूस किया गया कि कार्यक्रम की प्रकृति अनौपचारिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें बताई गई। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इन विचारों के कारण इस पूरे चरण के दृष्टिकोण को कैफिड एरिया अप्रोच कहा गया। क्या कहा गया? तो यहाँ पे कैफिड एरिया अप्रोच कहा गया। तो यह हो गया यहाँ पर प्रथम चरण। तो यह हो गया प्रथम जनसंख्या नीति हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं स्वामीनाथन समिति के बारे में। तो जानिए इसके बारे में, स्वामीनाथन समिति। तो यहाँ पे स्वामीनाथन समिति वर्ष 1993 में गठित स्वामीनाथन समिति द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य और कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने के सुझाव दिए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
तो यहाँ पे स्वामीनाथन समिति का सुझाव है, जानिए इसमें पॉइंट वर्ष 2010 तक ये यहाँ पर वर्ष 2010 तक 2.1 की कुल प्रजनन क्षमता दर के लक्ष्य को प्राप्त करके जनसंख्या स्थिर करना। जैसे पॉइंट पंचायतों, नगरपालिकाओं और राज्यों की विधायिकाओं के माध्यम से वर्तमान ऊर्ध्वाधर संचालित परियोजना यहाँ पे परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिकीय, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक योजना लागू करना और प्रजनन क्षमता दर के राष्ट्रीय औसत यहाँ पे उपलब्धि के लक्ष्य को छोड़कर केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विशेष गर्भनिरोधक विधियों के प्रयोग के लिए लक्ष्य निश्चित करने का विचार अपनाना। पॉइंट देश की जनसंख्या नीति को नियोजित, क्रियान्वित तथा संचालित करने के लिए एक राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग की यहाँ पे नियुक्ति करना और यहाँ पे परिवार समिति करने की, तो कह सकते हैं यहाँ पे परिवार सीमित है, तो ये जो समिति बताई जा रही है इसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पे परिवार सीमित करने की पूरे जिम्मेदारी को स्त्रियों पर डालने की प्रवृत्ति को रोकना। तो यहाँ पर तो ये रहा स्वामीनाथन समिति के बारे में इनका विचार। तो यहाँ पे बताया गया स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नियंत्रण पर। अब यहीं पे बात करते हैं द्वितीय जनसंख्या नीति की, जनसंख्या नियंत्रण पर। तो यहाँ पर जानिए द्वितीय जनसंख्या नीति, इसके पहले प्रथम जनसंख्या नीति बताया गया, अब यहाँ पे द्वितीय जनसंख्या नीति, ध्यान दीजिए, देखिए। तो यहाँ पर जनसंख्या कार्यक्रमों का नवीनतम चरण वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा घोषित दूसरी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, जो डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 1993 में गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निर्मित है। इसके समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा जिसमें कुल 100 सदस्य नामित किए गए हैं। आयोग के पास राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने, निगरानी करने और निर्देश देने और स्वास्थ्य संबंधी और शैक्षणिक और पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सक्रिय को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वयन करने में तालमेल को बढ़ावा देने का शासनादेश प्राप्त है। यहाँ पे कह सकते हैं इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में चलाने के स्थान पर समग्रतावादी दृष्टिकोण से देखा गया है तथा परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा जैसे विषयों को परामर्श यहाँ पे परस्पर संबंधित मानकर संसाधन तलाशने का प्रयास किया गया है। इन नीतियों के 3 उद्देश्य रखे गए हैं, जिन्हें क्रमशः अल्पावधि और मध्यमावधि और दीर्घावधि लक्ष्य कहा गया, जिसमें इसे कहा गया जो अल्पावधि और मध्यावधि और दीर्घावधि लक्ष्य कहा गया, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले अल्पावधि की बात करते हैं। जो अल्पावधि है वह है बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समन्वित सेवाओं की व्यवस्था करना, साथ ही तीव्रता के साथ संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए जनसंख्या संबंधी जागरूकता पैदा करना तथा इस बात पर विशेष बल देना कि जनसंख्या नियंत्रण के सुधार, तो यहाँ पे सुविधाजनक वैज्ञानिक उपाय प्रत्येक व्यक्ति को सहज रूप से उपलब्ध हो सके। तो ये हो गया अल्पावधि। अब ही बात करते हैं मध्यमावधि वर्ष 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन बिंदु तक लाना। यह स्तर जो है केरल और तमिलनाडु राज्यों में प्राप्त किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश में जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है, किंतु कुछ राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में वर्तमान दर से चलने पर 2060 से
यहाँ पे 2060 से 2100 तक की 2100 तक ही यह स्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे मध्यमा अवधि हो गया। अब यहाँ पे जो तीसरा पहल है वह दीर्घावधि। तो तीसरा स्टेप जो यहाँ पे दीर्घावधि इसका, तो इसमें जो है दीर्घावधि, तो यहाँ पे वर्ष 2045 से तक इनकी मात्रा 2045 तक इनकी मात्रा में जनसंख्या को स्थिर कर देना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध हो सके। किंतु यह जनसंख्या स्थिरता लक्ष्य बढ़ाकर वर्ष 2070 कर दिया है। तो ये हो गया दीर्घावधि। तो अल्पावधि, मध्यमावधि, दीर्घावधि की बात हो गई। अब आगे यहाँ पे इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यहाँ पे जितनी समितियां बताया, नीतियां बताई गई और उद्देश्य बताए गए, तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा 14 ऐसे राष्ट्रीय सामाजिक जनांकीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जाना था। वे इस प्रकार हैं, जैसे मूलभूत जननीय और बाल स्वास्थ्य सेवाएं तथा अधोसंरचना संबंधी आवश्यकताएं पूरा करना और यहाँ पे 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को निःशुल्क और आवश्यक बनाना, और शिक्षा यहाँ पे शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 से कम करना। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 100 यानी 100 जो है 100 से कम करना है। और यहाँ पे बच्चों को टीकों द्वारा रोगों से सुरक्षित करवाना है, टीका लगवा करके सुरक्षित करवाना है। और यहाँ पे लड़कियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। और यहाँ पे प्रसव जो है 80% संस्थात्मक तरीकों से और 100% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा करवाने पर बल देना। और इसमें शामिल है गर्भपात के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना, और यहाँ पे एड्स के बारे में जानकारी देना, और यहाँ पे संचारी रोगों का निवारण और इन पर नियंत्रण किया जाना। और शामिल है इसमें जननीय और बाल स्वास्थ्य देखभाल में चिकित्सा की एकीकृत व्यवस्था पर बल देना। कुल प्रजनन क्षमता स्तर के लिए छोटे परिवार के विचार को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर तो इन सभी उद्देश्यों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत लाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया द्वितीय जनसंख्या नीति, और इसके पहले यहाँ पर हमने बताया स्वामीनाथन समिति के बारे में, और सबसे पहले यहाँ पे बताया गया प्रथम जनसंख्या नीति। आज का यह जो लेक्चर रहा है आधारित है भारत, तो यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी उपाय के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी उपाय भारत में। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा नियम बताया गया, कानून बताया गया। तो यहाँ पे चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, जो देश की जनसंख्या होती है वो देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे जनसंख्या का कम होना और जनसंख्या का जरूरत से ज्यादा होना, अर्थात यहाँ पे देश की जो क्षमता है उससे ज्यादा यदि जनसंख्या देश की बढ़ती है तो देश में आर्थिक कमी और अर्थव्यवस्था बिगड़ता है। यदि देश का स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार करने का तरीका अच्छा नहीं है देश का, तब देश पर इन जनसंख्या का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनसंख्या ना तो कम ना ज्यादा, एक संतुलन, एक लिमिट में रहेगी तो देश का विकास हमेशा, देश मजबूत रहेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। तो यहाँ पर जनसंख्या जब बढ़ती है तो प्राकृतिक चीजों का दोहन बहुत ज्यादा होने लगता है, और इससे प्राकृतिक पर्यावरण जो है काफी प्रभावित होता है, और प्रकृति ही अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है, जिसमें मृत्यु होती है, अनेक आपदाएं आती हैं। तो यहाँ पे ना तो ज्यादा ना कम, देश के आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या उतनी ही आवश्यकता है। एक संतुलन में जब रहेगी तो देश काफी रफ्तार में रहेगा और देश के लोग और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।